आप जानते भी हैं कि संघ का निकला हुआ व्यक्ति जो भी होता है वो बड़ा अनुशासित होता है। तो राष्ट्र भावना को प्रथम मान करके हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। आपका एकदम बिल्कुल पूछना भी एकदम सत्य है कि दबाव में तो रहता ही है। जब भी कोई व्यक्ति हम जो है प्रदेश स्तरीय लेकर के छोड़ करके और हम देश स्तरीय चीज़ों पे जब जाते हैं, हमने हिंदुस्तान का नाम लिया तो हमने कहीं ना कहीं पूरा भारत को जो समेटने का प्रयास किया है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा कि जो है कोई भी स्टॉल होल्डर जो हमारे यहाँ अन्य प्रदेशों से आ जाए उसको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए, इसकी मैंने समुचित गारंटी रखी है। प्रयास करते हैं कोई निराश ना लौटे, हमारी एक थीम है। हम समाज सेवा में मैंने अपने आप को एक मोटिव किया है और एक चीज़ हमारा मेरे विजन में भी रहता है और मेरा जो है एक जो व्यक्ति उम्मीद लेकर के आता है उसके लिए भी ये रहता है कि हमारा यही प्रयास कोई लौटे ना निराश। प्रदेश की तरफ से और सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अगर हमको सूक्ष्म सहयोग भी मिल जाएगा तो इस महोत्सव को उनके सहयोग से हम 4 गुना और बड़ा कर पाएंगे। तो मेरे अंदर भावुकता बहुत ज़्यादा है। मैं प्रत्येक व्यक्ति में किसी को कभी ना निरादर करता हूँ, ना कभी किसी को निराश होने देता हूँ। एक 2 लाइन में जरूर कहूँगा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे यूं ही, भूल कर भी कोई भूल होना। बस मैं यही इतना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं विजय। अलग अलग तरीके से भारत इस समय अपने आप को विश्वगुरु बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और भारत की अपनी कला, सांस्कृतिक विधा और यहाँ के हस्तशिल्प के अपने पुराने प्राचीर को दिखाने का कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ का यह पूरा आसियाना का स्मृति ग्राउंड आज एक अलग तरीके के उदाहरण का हिस्सा बना हुआ है। 28 राज्यों के हस्तशिल्प कलाकारों और व्यवसायियों के ठहरने का। इसे अगर महाकुंभ से पहले हस्तशिल्प का महाकुंभ कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस सब के पीछे एक किरदार, एक शख्सियत है अरुण प्रताप सिंह। वैसे इनका अपना परिचय भारतीय जनता पार्टी के एनजीओ प्रकोष्ठ के संयोजक हैं और इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान हस्तशिल्प उत्सव का संचालन कर रहे हैं या यूं कहें आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले अरुण प्रताप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये जो महोत्सव है ये अरुण प्रताप सिंह के जीवन में आया कैसे? भाई साहब, एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जिस परिवेश से निकल करके आए हैं, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ गौरीगंज जनपद अमेठी से और हमारा परिवार भी संघी परिवार रहा है। संघ से हम लोग निकल करके आते हैं, हम लोग शाखाओं में जाते थे और आप जानते भी हैं कि संघ का निकला हुआ व्यक्ति जो भी होता है वो बड़ा अनुशासित होता है। तो राष्ट्र भावना को प्रथम मान करके हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। तो हम एक बेसिकली सामाजिक समाज सेवी हैं। समाज के विभिन्न मुद्दों पे काम करते हैं, सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। तो समाज सेवा करते करते मुझे चीज़ें लगी कि कहीं ना कहीं हम अपनी यूपी की विरासत को, अपनी भारत की विरासत को संजोने का काम करेंगे। एक छोटे से प्लेटफॉर्म से मैंने इसको शुरू किया था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ है जिसमें सभी की शुभकामनाएं और सभी का स्नेह आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। और जब से 2017 से मैंने प्रदेश की सरकार को देखा है और 2014 से लगभग मैंने केंद्र की सरकार को देखा है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत को विकास से विकसित की तरफ अगर ले चलने का प्रयास अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो हम लोग एक सूक्ष्म सहयोग कर सकते हैं, सूक्ष्म प्रयास कर सकते हैं। शिल्पकारों को कैसे बढ़ा सकते हैं? मेरे मन में एक विचार आया कि हम शिल्प को कैसे बढ़ा सकते हैं? जो हाथों से बुने हुए सामान हैं, हाथों से बनाए हुए सामान हैं, हम उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? तो उसका एक कोई माध्यम होना चाहिए, कोई प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। बेसिकली हम किसी एक दुकान को लगा करके तो प्रमोट नहीं कर सकते। तो मन में एक विचार आया कि हम इसको क्यों ना हस्तशिल्प को उत्पाद के रूप में प्रमोट करें। तो ये मेरा एक छोटा-सा सहयोग है जो राष्ट्र को समर्पित है और इसका जो आयोजन भी हो रहा है, आप देख रहे हैं, इसका नाम भी हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान के शिल्पकारों को बढ़ाने का एक मेरा सूक्ष्म प्रयास है। हम छोटी-सी मदद सरकार और संगठन के साथ करना चाह रहे हैं। तो देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी और यूपी का एक अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड और उसमें आप पूरे हिंदुस्तान को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हिंदुस्तान शब्द आप ले रहे थे तो कितने दबाव में थे और कितने
आज जो है दबाव से उत्साह की तरफ बढ़े हैं या अभी प्रेशर है? नहीं, देखो उत्साह की तरफ बढ़ चुके हैं, दबाव तो ज़रूर था, सही कह रहे हैं आपका एकदम बिल्कुल पूछना भी एकदम सत्य है कि दबाव में तो रहता ही है। जब भी कोई व्यक्ति हम जो है प्रदेश स्तरीय लेकर के छोड़ करके और हम देश स्तरीय चीज़ों पे जब जाते हैं, हमने हिंदुस्तान का नाम लिया, तब भी मुझे प्रतीत हुआ था कि क्योंकि प्रदेश स्तर पे हम शिल्पकारों को बढ़ाएँगे तो मेरा ओडीओपी का ही प्रोडक्ट आएगा और एक ही प्रदेश तक हम सीमित रहेंगे। लेकिन हम अगर हिंदुस्तान के नाम से करते हैं तो हिंदुस्तान में हमारे समस्त प्रदेश आ जाएँगे। तो आज आप यहाँ भ्रमण भी करेंगे, 28 राज्यों के जो हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं उसमें 2-3 राज्य मिसिंग हैं, लेकिन मैंने आसाम से लेकर के हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तक के सामान इसमें आपको मिल जाएँगे, केरला तक के प्रोडक्ट यहाँ पर भी मिल जाएँगे। तो हमने ये पूरे भारत को एक स्थल पे समेटने का प्रयास किया है। तो जब आप ये पूरा भारत समेट रहे थे, हिमाचल के, असम के, मतलब ये कहे कि भारत का एक कोना दूसरे कोने से मिला रहे थे और उसको सेंटर में ला रहे थे, तो क्राइटेरिया क्या था? कौन आ सकता है, क्यों आ सकता है? देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। देखिए आदमी क्या होता है कि हर जगह की एक अपनी एक उपलब्धि होती है। अब हम मान के चलें कि अगर हमारे यूपी में कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे किसी जनपद में हम उनको अभी मुख्यमंत्री जी ने इनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से दिया भी है, सबको एक जिले का एक उत्पाद बना दिया है। इसी तरीके से अगर हम देश के उस पे जाएंगे तो आसाम पे अगर हम बात करते हैं तो आसाम में आप देखेंगे कि बांस की पैदावार ज़्यादा होती है और उस बांस का सदुपयोग कैसे करेंगे, या तो छोटी छोटी चीज़ें बनाएं। तो जहाँ पर जिस चीज़ की पैदावार होती है वहाँ पे खपत नहीं होती है, तो उस पैदावार को हम दूसरे प्रदेशों में ले जाके ही खपत कर सकते हैं। तो हमने आसाम को चुना कि आसाम के प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे लाएं तो कैसे ला सकते हैं। इसी तरह कश्मीर ले लीजिए, कश्मीर में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट अगर कहीं होता है, बादाम होता है, अखरोट होता है, कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। और कश्मीर में उसकी पैदावार को हम खपत कैसे कर सकते हैं, तो हमको उन अन्य प्रदेशों में ले जाना ही पड़ेगा, तो कश्मीर को चुना। अब लकड़ी के सामान पे आ जाइए, हम वेस्ट यूपी को, पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश को हम लकड़ी के मामले में बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और मानते हैं कि वहाँ पे इमारती लकड़ियों के सामान बनते हैं। आप सामने देख रहे हो, जस्ट पीछे आपके जो है सामने लगा हुआ है इमारती लकड़ियों का प्रोडक्ट, जो सहारनपुर की लकड़ियाँ हैं, मतलब इसमें कई जनपद की लकड़ियाँ हैं। तो हमने कहीं ना कहीं पूरा भारत को जो समेटने का प्रयास किया है, सबके अलग अलग। अब केरला पे आ जाते हैं, 2-3 प्रोडक्ट हमारे पास केरला के ऐसे हैं, आपने अभी यूट्यूब में भी देखा होगा और समाचार पत्रों में भी देखा हो, आप सब भी जानते होंगे क्योंकि आप सम्मानित मीडिया से हैं। तो केरला के सामान है, कहीं चाहे वो हेयर ऑयल का हो और चाहे वो किसी जोड़ों की हड्डी का ऑयल हो या जो है मांसपेशियों का ऑयल हो, उनके ऑयल के भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं। वो लोग स्वयं हाथ से बनाते हैं और अपना प्रोडक्ट अपने पास ला करके यहाँ हमारे यहाँ स्टॉल पे सजाए हुए हैं। बाजार आपने बना दिया, बेचने वाले लोग भी आ गए, तो मूल्य नियंत्रण किसके हाथ में है? दुकानदारों के दोनों के या हाथ इसको हिंदुस्तान हस्तशिल्प बिल्कुल बिल्कुल महोत्सव के हाथ? आयोजक और स्टार होल्डर दोनों के हाथ में दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि आयोजक को समुचित व्यवस्था देनी पड़ती है, सारी सुरक्षा व्यवस्था देनी पड़ती है, पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, उनको किसी प्रकार की हस्तशिल्पकारों को अव्यवस्था ना होने पाए, इसका भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इस कारण से हमने इस पे अपनी अलग अलग टीम बना दी। हमारी 12 टीमें यहाँ काम कर रही हैं। कोई व्यक्ति पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था देखेगा तो वही देखेगा, कोई डीजल की व्यवस्था लाइट की देखेगा तो वही देखेगा, सांस्कृतिक व्यवस्था देखेगा तो कोई देखेगा, मेले की अन्य व्यवस्था देखेगा कोई देखा, और प्रशासनिक जितनी भी व्यवस्था स्वयं मैं अपने हाथों में लिया हूँ। तो हमने इसको व्यवस्था के रूप में बहुत अलग अलग टीम बना करके उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा कि जो है कोई भी स्टॉल होल्डर जो हमारे यहाँ अन्य प्रदेशों से आ जाए उसको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए, इसकी मैंने समुचित गारंटी रखी है। तो केंद्र और राज्य दोनों हिंदुस्तान के हिस्से हैं, तो उन सरकारों से कितनी मदद मिल रही है ऐसे महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने में? देखिए अभी मैंने एक पहल पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री साहब जी से किया था और पिछले कार्यक्रमों में भी उनका पूर्ण सहयोग रहा है, मिला है। इस बार भी मुझे संस्कृति मंत्रालय से सहयोग प्राप्त हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे इस पंडाल के अंदर होंगे वो 11 से लेकर के 16 तक संस्कृति विभाग से ही होंगे। तो कहीं ना कहीं संस्कृति विभाग का, सरकार का भी सहयोग है। और दूसरा मैं प्रशासनिक सहयोग की बात करूँगा तो चाहे वो पीएसी बल हो, वो भी समुचित व्यवस्था मुझे मिली हुई है। और स्थानीय पुलिस जिसके अंडर में थाना आता डीसीपी पूर्वी, उनकी भी पूरा सहयोग उनका हमें प्रशासन के माध्यम से मिला है कि किसी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना होने पाए।
और रही बात निगरानी की, तो निगरानी में मैंने लगभग 300 से अधिक कैमरे समस्त कोनों पे, समस्त चौराहों पे, दुकान के कॉर्नर पे, और ये आप सामने, आपके सामने भी देख रहे होंगे 4 कैमरे लगे हुए हैं। तो इस तरह का मैंने जो है लगभग 300 से अधिक सुरक्षा व्यवस्था के सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या अव्यवस्था ना होने पाए। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था, भारी भरकम खर्च, तो जेब पे कितना जोर है? जेब पे तो भाई साहब ये जोर तो है ही है, क्योंकि समझ सकते हैं आप कि जो व्यक्ति इतना खर्चा करता है उसको निकालने का भी प्रयास करता है कि कैसे हम निकल पाएगा। तो हमने देखो टिकट की एक उचित दर रखी है। उचित दर ये है कि जब सरकारी महोत्सव होता है उसमें भी एक टिकट की दर होती है, वो सरकारी होता है। उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जो 2012-14 में महोत्सव हुआ करता था, तब उसका 20 रुपये का टिकट हुआ करता था। आज भी हमने उसकी बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखी है, 40 रुपये का टिकट है यहाँ पे। और 40 रुपये टिकट रखने का एक कारण और भी था कि अगर कोई भी चीज़ अगर हमको निःशुल्क प्रवेश कर दिया जाता है या भारी छूट दे दी जाती है तो अराजक तत्व वैसे ही घुसे रहते हैं। जिसको घूमना टहलना मौज मस्ती करना होता है सभी तत्व आ जाते हैं, लेकिन जिसको जेब ढीली करनी पड़ेगी, 40 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद वो कुछ प्रवेश कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं संकोच करेगा कि नहीं 40 रुपये क्यों खर्चा करना है। महोत्सव की दुनिया का एक अपना बाजार है, उस बाजार में अरुण प्रताप सिंह का अपना हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव कैसे अलग है? अलग भाई साहब 2 चीज़ों बताऊंगा। मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ और समाज सेवा की दृष्टि से आज तक मैंने किसी भी कलाकार से, किसी भी प्रतिभागी से, ये इतना बड़ा मंच बना हुआ है और मैंने इसमें लाखों रुपए खर्चा किए हैं। यहाँ जो व्यक्ति आता है मैं उसको प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह भेंट करके ही उसकी विदाई करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। प्रत्येक दिन कोई ना कोई हमारे यहाँ अधिकारी में, मंत्री में, विधायक में, कोई एमएलसी में कोई ना कोई यहाँ प्रतिदिन चीफ गेस्ट होता है। और जितने भी प्रतिभागी होते हैं, जितने भी कलाकार होते हैं और जो इस मंच पे अपना प्रदर्शन करते हैं, उनको समुचित तरीके से स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह भेंट कर हम यहाँ से विदा करते हैं। दूसरा मुख्य कारण सबसे पहला ये है कि आज तक 1 रुपए का भी किसी से, किसी कलाकार से, किसी भी प्रतिभागी से, किसी बच्चे से, किसी उनके गार्जियन से 1 रुपए का सहयोग हमने आज तक नहीं लिया है इस मंच पे प्रस्तुति देने के लिए। मतलब पूरा खुला माहौल है, पूरा खुला माहौल, ओपन है। जो तो बच्चे स्वतंत्र रूप से कोई भी आए परफॉर्म करे, हम उसको यथा सम्मान भी करेंगे, विदा भी करेंगे। लेकिन जो है ये मंच पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से इसका शुल्क नहीं। तो हिंदुस्तान महोत्सव अब तक आपके हिसाब से कितना सफल रहा और कितने दिन बाकी हैं, और क्या क्या ऐसा खास है इस महोत्सव में लोग आए जरूर, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे बिल्कुल तो शायद कुछ भूल जाएंगे या चूक जाएंगे। बिल्कुल। मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये राष्ट्र को समर्पित, जैसे पूर्व में पहले कहा कि मैंने राष्ट्र को समर्पित कार्यक्रम है। अभी 5 बजे, 4:30 बजे के बाद जैसे ही थोड़ा-सा अंधेरा होगा, आपको पूरा परिसर तिरंगामय हो जाएगा। आउटर जितनी रिंग रोड हैं, मतलब आउटर स्थल के जितनी चारों तरफ की रोडें हैं, उनको भी मैंने सजाया है तिरंगे लाइट में। वो सब पूरा तिरंगामय हो जाता है। कार्यक्रम रात में आप देखेंगे तो लगेगा कि ऐसे हैं हम जो है 7 जनपथ पे चल रहे हैं, दिल्ली में चल रहे हैं। तो मैंने एक प्रयास ये किया है, तिरंगा थीम दिया है। दूसरा प्रयास ये मेरा ये है कि यहाँ पे तिरंगा थीम के साथ-साथ जो प्रवेश द्वार है वो लाल किले के रूप में दिया गया है, वो सामने दिख रहा है। उसमें जो लोग प्रवेश करते हैं वहाँ सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं कि सेल्फी पॉइंट वहाँ है, वहाँ पे लोग फोटोग्राफ ले सकते हैं, फिर उस लाल किले के सामने से ही प्रवेश करेंगे, वो अट्रैक्शन पॉइंट है। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो झूले हैं, आज समस्त प्रदेश, पूरे प्रदेश की बात करूँगा कि इतने झूले किसी भी महोत्सव में नहीं पाए गए होंगे। 26 झूले बड़े प्रकार के हैं और छोटे झूले लगभग 24-25, 20-22 के प्लस ही होंगे। लगभग मान के चलिए कि 47-48 झूले टोटल मिला करके यहाँ पे हैं, जिसमें 26 झूले बड़े प्रकार के हैं। इतना बड़ा आयोजन, बड़ा दिल आपका समाज सेवी के रूप में, झूलों की संख्या ज्यादा, तो जो झोल है फ्री पास वाला वो भी तो जबरदस्त इसको होगा। भी प्रयास करते हैं कोई निराश ना लौटे। हमारी एक थीम है, हम समाज सेवा में, मैंने अपने आप को एक मोटिव किया है और एक चीज़ हमारा मेरे विजन में भी रहता है और मेरा जो है एक जो व्यक्ति उम्मीद लेकर के आता है उसके लिए भी ये रहता है कि हमारा यही प्रयास, कोई लौटे ना निराश। तो मैंने अभी तक 50 लाख रुपए से अधिक फ्री पासेज बांटे हैं, जो है स्थानीय प्रशासन को गया हो, चाहे पार्षद को गया हो, चाहे संगठन को गया हो, या पुलिस को गया हो, पत्रकार भाई को गया हो, ये देने का प्रयास किया है। लेकिन हमने झूले का जो पास है वो थोड़ा-सा लिमिटेड रखा है, दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, लेकिन उसमें 5,000 7,000 पास अभी तक हमने दे दिए हैं झूले की, कि कोई भी व्यक्ति हमारा आता है या तो ज़रूरतमंद हो, पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तब मैं उसको देता हूँ, या मेरा बहुत घनिष्ठ है और फिर कहीं मान सम्मान की बात आ जाती है तो उसको भी, तो मैं सम्मानित पुलिस को, पत्रकार को, स्थानीय प्रशासन को, नगर निगम को, एलडीए को, ये किसी भी तरीके से असुविधा नहीं हुई, हमने सबको पास उपलब्ध कराया। जैसे स्कूल, विद्यालय और ये सब है,
बच्चों को भी ऐसे महोत्सव को देखने का एक अपना अनुभव अलग होता है। तो क्या आप उन संस्थानों से भी अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों को ले आएं? क्योंकि देश को जानने समझने का मेरे ख्याल से आपका महोत्सव एक अलग होगा, तो उनके लिए कुछ डिस्काउंटेड बिल्कुल है भाई साहब। आपके पास कुछ? बिल्कुल भाई साहब, मैंने जो है पहले भी इंटरव्यूज में अपनी बात रखी थी कि सभी को, स्कूल को मैंने पूरी छूट दे रखी है। स्कूल से कोई भी चार्ज एंट्री प्रवेश नहीं, पास नहीं, वो पैसे नहीं लिया जाएगा। कोई टिकट स्कूल वालों को नहीं लेना है। आज प्रातःकाल ही हॉलीडे पब्लिक स्कूल से कॉल आया था कि सर हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स वगैरह जाना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, आप कभी भी ले आइए। आज संडे है, आज मत लाइए क्योंकि भीड़ अधिक है, हम भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है कि आप मंडे टू फ्राइडे कभी भी लेकर के आइए, प्रवेश निःशुल्क रहेगा। बच्चों के लिए, समाज सेवियों के लिए, पुलिस के लिए, पत्रकार के लिए, जो 70 प्लस बुजुर्ग हैं उनके लिए हम किसी तरह का चार्ज नहीं लेते। चलो, आप तो दिल खोल के महोत्सव का आनंद दे रहे हैं दुनिया को। सरकार से, शासन से, प्रशासन से क्या अपील करेंगे? कहाँ दिल खोलें कि आप जैसे महोत्सव मनाने वाले लोगों का भी मेरा उत्सव देखो, मने? अगर आपके माध्यम से हमारा ये अगर इंटरव्यू अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाता, सूबे के मुखिया हैं, हमारे पूजनीय हैं, और हम लोग बहुत सम्मान प्यार भी करते हैं, स्नेह भी देते हैं उनको, और उन्होंने अपने गार्जियनशिप में प्रदेश को एक नई दिशा दी है। तो हम आपके माध्यम से उनसे अपील ज़रूर करना चाहेंगे कि इस तरह का महोत्सव जैसे चल रहा है, इसमें अगर नेक्स्ट अगला हम कदम उठा रहे हैं और कुछ बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ हाथ जोड़ करके सहयोग की अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगला महोत्सव मैं करूंगा तो उनका प्रदेश की तरफ से और सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अगर हमको सूक्ष्म सहयोग भी मिल जाएगा, तो इस महोत्सव को उनके सहयोग से हम 4 गुना और बड़ा कर पाएंगे। फिल्में आती हैं, टैक्स फ्री हो जाती हैं, तो जब महोत्सव आए तो क्या ये भी कुछ कट और सब्सिडी वाला होना चाहिए? नहीं, होना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ग्राउंड का चार्ज किया है तो जीएसटी के साथ जमा किया है, क्योंकि उसमें कोई हमको वरीयता नहीं दी गई है या कोई उसमें छूट भी नहीं दी गई है। और हम मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहेंगे कि किसी प्रकार की अगर इस तरह की योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, प्रचार प्रसार भी करते हैं, सरकारी योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करते हैं, तो सरकार को इस दिशा पे एक कदम उठाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त पाया जाता है कि हाँ ये कर सकता है, इसके अंदर क्षमता है, गट्स है, तो सरकार को विचार करके हमारे जैसे एक कार्यकर्ता को, जो स्वयं पार्टी का कार्यकर्ता भी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको बढ़ाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने सरकार के समस्त मंत्रीगण से, सारे मंत्रिमंडल से मैं अपील करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि अगर हमारी ये अपील आप तक पहुंचे तो कृपया संज्ञान जरूर लें, और अगर इसमें एक छोटा सा सहयोग, कृपा दृष्टि आपको हमारे अगले मौसम में बनती है, तो हम इसको और बेहतर करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो गौरीगंज के लोगों के लिए, क्योंकि आप तो वहाँ की माटी के हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए कुछ खास है यहाँ पर? देखिए, खास तो बहुत कुछ है, जो भी आता है मेरे लिए खास रहता है। मैं निरादर किसी का नहीं करता, मैं बड़ा सम्मान देता हूँ सभी का। वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, हमारे घर के ही हैं, मुखिया हैं हमारे आदरणीय राकेश प्रताप सिंह जी, वहाँ के माननीय विधायक हैं गौरीगंज के। वो उनका माननीय ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम साहब थे, उनके साथ उद्घाटन अवसर में उपस्थित भी हुए थे, और उन्होंने मंच से ये बात जरूर साझा की थी कि आज हमारे गौरीगंज के माटी का लाल 20 साल लखनऊ रह करके, गौरीगंज से निकल करके, एक छोटे से ग्राम सभा से और छोटे से ब्लॉक से निकल करके अगर इतना बड़ा आयोजन करने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं ये उनको भी प्राउड फील होता है। वो भी बड़े गर्व से कह रहे थे कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरा एक छोटा भाई इतने बड़े आयोजन को करा रहा है, और हम यहाँ आते हैं तो मेरा भी सीना कहीं ना कहीं, मेरी भी छाती जो है वो 56 इंच की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सबको बड़ों का आशीर्वाद मिला है, सभी मेरे सहयोग साथ में हैं। अकेले मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं अकेले इस कार्यक्रम कर सकता हूँ, इसमें और भी आयोजक हैं। श्रीमती गुंजन वर्मा जी हमारी सहयोगी हैं, 2 संस्थाएं हैं हमारी, माँ गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन। उसके बाद हमारे विनय दुबे जी हैं, रणबीर सिंह जी हैं बैनर पे, हेमू चौरसिया जी हैं, मोनालिसा जी, रोली जायसवाल जी हैं, प्रदीप शुक्ला जी, मनीष पंडित, बहुत सारे लोग हैं जो टीम में, आयोजन समिति में है। सबका सहयोग मुझे मिला है। और मुख्य रूप से जो 4 आयोजक हैं इसमें अरुण प्रताप सिंह, गुंजन वर्मा और विनय दुबे, रणबीर सिंह, इन चारों को मुख्यतः जो है वो आयोजक समिति में है, ये चारों मुख्य आयोजक हैं। तो कहीं ना कहीं सभी का पूरा सहयोग है। मंच की जिम्मेदारी गुंजन जी को दी गई है, मेले की जिम्मेदारी समस्त रणबीर जी, विनय जी की दी गई है, व्यवस्था की जिम्मेदारी हेमू चौरसिया जी को दी है। हम स्वयं प्रशासनिक चीज़ों को अपने हाथ में लिए हुए हैं, क्योंकि हम कभी कोई भी चूक नहीं चाहते हैं कि प्रशासनिक चीज़ों में कभी भी जरा सा भी चूक हो। और मंच संचालन की जिम्मेदारी संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, इनको दी गई है। मनीष पंडित जी हैं, कार्यक्रम संयोजक हैं, और हिंदुस्तान महोत्सव के संयोजक मनीष पंडित जी को दी गई है। तो हमारी टीम को समस्त को विभाग बांट दिया गया, और इतना बड़ा आयोजन हम कर पा रहे हैं तो अपनी टीम के ऊपर सब डिपेंड है। तो अच्छी बात है, समाज सेवा, संगठन, संघ, सबका अनुभव। तो
इन सब के अलावा गाते हैं भी कुछ आप? गुनगुनाते तो होंगे मुझे लग रहा गुनगुनाते क्या है, मन में एक इच्छा होती है, बस मन में ये रहता है कि मैं बड़ा थोड़ा सा क्या है, जो एक इंग्लिश वर्ड में सेंटिमेंटल कहते हैं, तो मेरे अंदर भावुकता बहुत ज़्यादा है। मैं प्रत्येक व्यक्ति में किसी को कभी ना निरादर करता हूँ, ना कभी किसी को निराश होने देता हूँ। अगर मेरे साथ एक कदम कोई बढ़ाता है तो मैं उसको 2 कदम आगे बढ़ने का ले करके बढ़ने का प्रयास करता हूँ। और मेरा सबसे पहला विज़न जो है टीम वर्क, हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं। हमारे बगल आप कभी भी आएँगे, कभी भी देखेंगे, हमारे बगल का कोई भी व्यक्ति मेरे पीछे श्रेणी में नहीं पाया जाता, मेरे बगल की पाया जाता है। मैं सिमिलैरिटी में लेके चलता हूँ, सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हूँ और माँ गायत्री जी की कृपा है, यही कारण है कि मैंने आज लखनऊ में इतनी बड़ी टीम तैयार कर रखी है। तो गौरीगंज की कुछ गुनगुनाहट आज पूरा हिंदुस्तान सुन ले, अगर कुछ है ऐसा दिल दिमाग में, कोई कविता, कोई गाना जो बचपन से लग रहा हो कि आप अकेले में गाते रहे हो, बस तो आज खुल के गा दें आप मैं सबके गाता सामने। क्या, कल मेरे एक मित्र आए थे, नीलांश ग्रुप के डायरेक्टर संतोष जी मेरे परम मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरी बात काटते नहीं, आप गुनगुना दीजिए, कुछ ही गा दीजिए। तो मैंने उनका सम्मान में एक स्वागत गीत गाया था। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि मेरे मन में एक है, एक 2 लाइन में ज़रूर कहूँगा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे यूँ ही, भूल कर भी कोई भूल होना। बस मैं यही इतना चाहता हूँ कि माता रानी मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी समर्थता देना, इतनी सबलता देना कि कोई भी व्यक्ति मुझसे जो है रुष्ट ना हो, नाराज़ ना हो। और जो व्यक्ति मेरे साथ उम्मीद लेकर के आए, मेरे साथ कुछ जुड़ना चाहे, मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाना चाहे, तो उसका स्वागत और अभिनंदन। अरुण प्रताप सिंह जी का अपना दिल और जिस तरीके से शक्ति की मांग ये ऊपर वाले से कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि अगला इनका कदम लखनऊ के इस मैदान से निकलकर हर उस राज्य के गांव चौपालों में जाकर महोत्सव और उत्सव मनाने का हो, जहां के लोग बाजार को दुनिया में तराशते हैं। तो अगर वो गांव हस्तशिल्प के अपने इलाके बाजार बन जाएंगे तो शायद हो सकता है इनकी अपनी समाज सेवा और इनका अपना यह रण हस्तशिल्प का हिंदुस्तान का गौरव बन जाएगा, और गौरीगंज का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार, प्रणाम भाई साहब।